प्रियंका राय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। ड्रिप और मल्चिंग के माध्यम से खीरे की खेती करके ले अधिक उपज। मटर की फसल में कीट और रोग नियंत्रण के उपाय। खीरे की साल भर बाजार में अच्छी मांग के चलते बहुत से किसान इसकी खेती करते हैं और अच्छी आय भी कमाते हैं। लेकिन इस फसल में पानी और खरपतवारों की समस्या किसानों के सामने मुख्य रूप से देखी जाती है, जिससे किसान काफी परेशान रहते हैं। अगर किसान ड्रिप और मल्चिंग का प्रयोग करते हुए खीरे की खेती करें तो इन सभी समस्याओं से बच सकते हैं और फसल से अच्छी पैदावार भी कमा सकते हैं। तो चलिए ड्रिप और मल्चिंग से खीरे की खेती के बारे में जानते हैं बागबानी विशेषज्ञ डॉक्टर अभिजीत कुमार से। खीरा का खेती के लिए जो मल्चिंग और ड्रिप इरिगेशन का जो भूमिका है और सॉइल टेम्परेचर इसका जर्मिनेशन के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड का आसपास होना चाहिए। ये जगह में आपका जो मल्चिंग है इसका बहुत बड़ा रोल है। तो मल्चिंग का रोल क्या है? मल्चिंग एक है सॉइल जो रिक्वायर्ड जो टेम्परेचर है उसका मेंटेन करते, और सबसे बड़ा है इसका जो खरपत है, जो वीड है, वो वीड का एक कंट्रोल में रखते। खेत में पौधों के आसपास की मिट्टी को चारों तरफ से प्लास्टिक फिल्म के द्वारा सही तरीके से ढकने की प्रणाली को मल्चिंग कहते हैं। इसी तरह उपसतही ड्रिप सिंचाई कम दबाव, उच्च दक्षता वाली सिंचाई प्रणाली होती है, जिसमें फसल में पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए मिट्टी की सतह के नीचे ड्रिप ट्यूब या ड्रिप टेप बिछाकर सिंचाई की जाती है। इस तकनीक से खेत में पानी की नमी को बनाए रखने और वाष्पीकरण रोका जाता है। ये तकनीक खेत में मिट्टी के कटाव को भी रोकती है, साथ ही इसमें भूमि के कठोर होने से बचाया जा सकता है और पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होता है। देखिए, ड्रिप इरिगेशन का और एक अच्छा बेनिफिट जो है, प्लांट का जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो न्यूट्रिएंट हम लोग ड्रिप इरिगेशन से प्रोवाइड कर सकते। क्यूकम्बर के बारे में आएंगे तो जनरली 2 तरीका का वैरायटीज बाजार में अवेलेबल है, जैसा स्ट्रेट 8 है, पॉइंट सेट है, पुराना वैरायटी है लेकिन बहुत अच्छा है। हिमांगी बोल के एक तो वैरायटी है, पूषा संजोग है, ये अच्छा सोलान हाइब्रिड, ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते, जिसका यील्ड पोटेंशियल अगर ओपी से 1.5 से 2 गुना ज़्यादा फलन होते। फले फार्मर लोग ये अगर हाइब्रिड को इस्तेमाल करते तो उसका ज़्यादा फलन होगा, तो उसका इनकम भी ज़्यादा होने का चांसेस है। जिस खेत में सब्जी वाली फसल लगानी है उसे पहले अच्छे से जुताई कर लें, फिर उसमें गोबर की खाद और मिट्टी परीक्षण करवा के उचित मात्रा में खाद दें। फिर खेत में उठी हुई क्यारी बना लें, फिर उनके ऊपर ड्रिप सिंचाई की पाइपलाइन को बिछा लें। फिर 25 से 30 माइक्रोन प्लास्टिक मल्च फिल्म, जो कि सब्जियों के लिए बेहतर रहती है, उसे उचित तरीके से बिछा दें। फिर फिल्म के दोनों किनारों को मिट्टी की परत से दबा दिया जाता है। इसे आप ट्रैक्टर चालित यंत्र से भी दबा सकते हैं। फिर उस फिल्म पर गोलाई में पाइप से पौधों की दूरी तय करके छिद्र कर लें। किए हुए छेदों में बीज या नर्सरी में तैयार पौधों का रोपण कर लें। दूसरा जो है, अगर प्री जर्मिनेटेड सीड्स भी हम लोग लगा सकते हैं, इसके लिए कि सीड को
कम से कम 12 घंटा पानी में सोख करके रखना चाहिए। रख के अगला दिन जाके अगर इफ पॉसिबल गानी बैग जो बोरा है उसका अंदर भी थोड़ा रखने से वो स्प्राउट हो जाते, जाके उसके बाद हम लोग ये में लगा सकते। इस बार देखिए, अगर शीट ट्रीटमेंट के बारे में बोलेंगे तो ट्राइकोडर्मा से ट्रीटमेंट करना चाहिए, और आपका जो आपका कैप्टन है व थायराम है, इसका 2 से 3 ग्राम पर केजी ऑफ सीड का साथ मिला के उसका शीट को ट्रीटमेंट करके लगाने से की होगा, इनिशियल स्टेज में जैसे फुसारियम विल्ट होते उससे प्रोटेक्शन हो सकते व डिफरेंट फंगल डिजीज से प्रोटेक्शन होने का चांसेस है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र की बुआई के लिए 2 से 3.25 किलोग्राम शुद्ध बीज की आवश्यकता पड़ती है। क्यारियों में बिछी मल्च पर 90 सेंटीमीटर की दूरी पर छेद बनाकर बीज या तैयार पौध की रोपाई करें। जहां तक खाद और उर्वरक प्रबंधन की बात है तो ड्रिप मल्चिंग से की गई खेती में घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग करना होता है, जिनकी मात्रा फसल अवस्था के अनुसार परिवर्तित होती है। साथ ही कई उर्वरकों को भी बदलना पड़ता है। खीरा जो है ये लौतादार सब्जी है, तो इसके लिए आपका बावर और जो स्टेकिंग इसका एक बहुत बड़ा रोल है। अर्ली वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज जो इन जनरल लगाने का 25 से 30 दिन बाद इसका जो भाइन फैलना शुरू होते, उस समय आपका 1.5 मीटर तक ऊंचा वाला माचा तैयार करके उसका ऊपर अगर फैलते तो आपका एक ही होगा, इसका यूनिफॉर्म ग्रोथ भी ये होगा, उसका सनलाइट भी अच्छा होगा, उसका फ्रूट का क्वालिटी, उसका साइज शेप बहुत बड़ा होगा। और यही जो हम बाहर ये बोल रहा हूँ, ये तो ज़रूर बोलेंगे सब यही कीजिए, इससे ज़्यादा फायदा और ज़्यादा क्वालिटी फ्रूट्स हार्वेस्ट होगा। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रूस यूक्रेन युद्ध ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। हमारे राज्य के जिन किसान भाइयों ने मटर की बुआई समय से की थी, उनकी फसल फूल और फलियां बनने की अवस्था पर है, लेकिन इस समय फसल पर कुछ कीट और रोगों का प्रकोप दिखाई दे रहा है, जिनका समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो आगे चलकर फसल से कम उपज प्राप्त होगी। तो मटर की फसल में कीट और रोगों का नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। दाने के लिए उगाई जाने वाली मटर फसल की पैदावार किस तरीके से हम अच्छे से अच्छी ले सकते हैं, इसके बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। किसान भाइयों, मटर हमारे यहाँ के लिए एक बहुत ही उपयोगी फसल है और बहुत सारे किसान मटर को शरद ऋतु में दाने के लिए पैदा करते हैं और इसका जो है अच्छे से अच्छा मूल्य लेते हैं। किसान भाइयों, मटर में कुछ विशेष कीट और रोगों का प्रकोप होता है, जिससे हमारी फसल को काफ़ी क्षति होती है। किसान भाइयों, मटर की फसल को कीट अत्यधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से मटर के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए आप इनकी पहचान कर समय रहते नियंत्रण कैसे करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मटर में जो प्रमुख कीट जो इस समय जो क्षति करते हैं, उसमें पहला जो कीट है वो है माहू, जिसको हम जो है लेसा के नाम से भी जानते हैं। और ये जो माहू होता है, ये बहुत ही जो है मुलायम कीट होता है। इसकी जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है, लेकिन ये जो कीट है इसके जो मुखांग होते हैं वो जो है चूसने वाले होते हैं। तो ये जो मटर की जो फसल होती है, जो उसकी जो मुलायम टहनियाँ होती हैं, पत्तियाँ होती हैं और जो पुष्प होता है, उससे ये रस चूसकर मटर की फसल को नुकसान पहुंचाता है, जिससे मटर की फसल कमज़ोर हो जाती है और पैदावार पर इसका जो है बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
तो किसान भाइयों, हमें ये जो माहू है इसका नियंत्रण समय पर हमें करना चाहिए और इसके जो है देख रेख हमें निरंतर जो अपने खेत में करते रहना चाहिए। हमें अपने खेत में मॉनिटरिंग करना चाहिए और अगर ये कीट हमारी फसल में नज़र आता है तो इसके प्रबंधन के उपाय अपनाना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि माहू के प्रबंधन के लिए हम जो है अपने खेत में 1.5 बाई 1.5 के या 1.5 बाई 2 के एक गत्ते लेकर और उसमें एक लकड़ी बांधकर उससे जो गत्ते हैं उन पर जो है अगर हम पीला कलर से उसको पेंट कर देते हैं और बाद में उसके ऊपर हम ग्रीस लगा देते हैं और ऐसे जो बोर्ड हैं या जो गत्ते हैं हम अगर खेत में लगा देते हैं तो जो माहू होता है ये जो है नेचुरल रूप से या प्राकृतिक रूप से ये इन गत्तों पर चिपकता रहता है और उसका जो है प्राकृतिक कंट्रोल इससे होता है। इसके बाद में हमें जो है माहू के प्रबंधन के लिए जैविक कीटनाशियों का भी उपयोग करना चाहिए। इसके लिए हम नीम तेल का उपयोग कर सकते हैं। नीम तेल 5 ml दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर हम घोल बनाकर माहू के ऊपर प्रयोग करते हैं तो इससे भी माहू जो है नियंत्रित हो जाता है, इससे भी कंट्रोल होता है। अगर माहू का जो प्रकोप है वो आर्थिक क्षति स्तर से अगर ऊपर जा रहा है, हमारी फसल को नुकसान होने की संभावना है, तो हमें रासायनिक कीटनाशियों का भी उपयोग करना चाहिए। इसमें इमिडाक्लोप्रिड नामक एक दवा आती है। ये दवा जो है 3 ml दवा प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से हम इसका घोल बनाकर अगर इसका छिड़काव करते हैं तो इससे भी जो है ये माहू नियंत्रित होता है। तो इस प्रकार हमें जो है ये जो माहू है इसका हमें प्रबंधन हम इसको कर सकते हैं और जो अपनी फसल को जो है सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा जो कीट है जो हमारी जो मटर की फसल है जो दाने के लिए हम पैदा कर रहे हैं उसमें जो नुकसान सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाता है वो है फली वेदक कीट। ये जो कीट है शुरुआत में जो है जो हमारी जो मटर की फसल है उसकी जो मुलायम जो पत्तियां होती हैं उनको नुकसान करता है। उसके बाद में जो है जब मटर में फूल आता है तो फूल को जो है ये नष्ट कर देता है, जिससे उसमें फली नहीं बन पाती है और जब फली आ जाती है तो ये जो कीट है ये फली में छेद कर दानों को जो है खाकर उसको नुकसान पहुंचाता है। इस प्रकार ये कीट जो है हमारी फसल में जो नुकसान पहुंचाता है। तो इसके प्रबंधन के लिए हमें अगर हमारी जो मटर की फसल है उसमें अगर हम जो 25 आश्रय स्थल जिनको हम जो बर्ड पर्चर बोलते हैं या टी आकार की जो खूंटियाँ हैं 1 बीघे जगह में या हम 10 खूंटियाँ जगह जगह अगर गाड़ देते हैं तो उस पर जो है पक्षी आकर बैठते हैं और जैसे ही इल्ली जो हमारे खेत में शुरू होती है या मटर में की इल्ली आती है तो ये जो पक्षी हैं इन इल्लियों को जो है चुनकर उनको नष्ट कर देते हैं। इसके साथ ही साथ हमें जो है अगर जो है हमें रासायनिक विधि से अगर कीट नियंत्रण करना है, अगर जैविक कीटनाशी अगर हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो हम कुछ अच्छे जो रासायनिक कीटनाशी हैं नए मॉलिक्यूल्स जो आ रहे हैं उनका भी हम उपयोग कर सकते हैं। उसमें मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा जैसे इंडोक्साकार्ब है, ये 1 ml दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका घोल बनाकर हम जो है मटर में इसका छिड़काव कर सकते हैं इस कीट के लिए। किसान भाइयों, मटर की फसल से अच्छा उत्पादन मिले इसके लिए आप फसल में रोगों की पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि जो कीट मैंने आपको बताए हैं इन कीटों के अलावा मटर की फसल में कुछ जो है रोग भी नुकसान पहुँचाते हैं। इन रोगों में जो पहला जो रोग है वो है आपका जैसे पाउडरी मिल्डू, जिसको भभूतिया रोग भी हम बोलते हैं और ये भभूतिया रोग जो है मटर की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। भभूतिया रोग की पहचान के बारे में हम ये देख सकते हैं कि जो भभूतिया रोग जो होता है जब इसका प्रकोप बढ़ता है तो जो है हमारी जो मटर की जो फसल है उसकी पत्तियाँ, टहनियाँ और उसकी फली ये सभी पर एक सफ़ेद पाउडर जैसा जो है जमा हो जाता है या जिसको हम बोलें प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है जो पौधे के द्वारा होती है, जिसके द्वारा पौधा भोजन तैयार करता है। तो ये जो क्रिया है ये क्रिया बाधित होती है, इससे जो पौधा जो है सही तरीके से प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता, पौधा जो कमज़ोर हो जाता है। इससे हमारी फसल को जो है काफ़ी क्षति होती है, उसकी बढ़वार रुक जाती है। तो इस रोग के प्रबंधन के लिए हमें घुलनशील जो गंधक आता है इस गंधक का उपयोग कर सकते हैं। ये गंधक जो है 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर अगर हम इसका छिड़काव करते हैं तो जो भभूतिया रोग है या जो पाउडरी मिल्ड्यू है उसका हम जो है नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसी प्रकार हम देखें कि भभूतिया रोग के अलावा ये एक और रोग भी जो है मटर की फसल को नुकसान पहुंचाता है, जिसको हम डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं। डाउनी जो मिल्ड्यू है ये भी फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इससे जब इसका प्रकोप बढ़ता है तो जो मटर की जो फसल है उस फसल की बढ़वार प्रभावित होती है, फफोले जैसे निशान जो है पड़ जाते हैं, जिससे उत्पादन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इस रोग के प्रबंधन के लिए हमें जो है मैनकोजेब के नाम से एक जो हमारी फफूंदीनाशक दवा आती है इस दवा का हम जो है उपयोग कर सकते हैं। ये 2 से 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर हम घोल बनाकर मटर पर इसका उपयोग करते हैं तो जो डाउनी मिल्ड्यू है
उसके नियंत्रण में काफ़ी जो है सहायता मिलती है। ये जो रोग है उससे जो है नियंत्रित होता है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग राजस्थान द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसान भाई सरकार की सलाह का सख्ती से पालन करें और स्वयं की उचित देखभाल, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोने तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। जायद में बोई जाने वाली ग्रीष्मकालीन कुष्मांडकुल सब्जियों जैसे लौकी, तुरई, कद्दू, करेला, खीरा, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, टिंडा आदि की बुआई का उपयुक्त समय है। किसानों को सलाह दी जाती है कि अगेती बुआई वाली सरसों फसल की परिपक्वता अवस्था में कटाई करें। लहसुन एवं प्याज की फसल में थ्रिप्स कीट के प्रकोप की संभावना है। यह कीट पत्तियों से रस चूसते हैं जिससे पत्तियां कमजोर पड़ जाती हैं तथा हानि वाले स्थान पर सफेद चकत्ते पड़ जाते हैं। इस कीट के नियंत्रण हेतु डाइमेथोएट 30 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। मटर की फसल में फली छेदक लट का प्रकोप दिखाई देने पर एसीफेट 75 SP 1.5 ग्राम का प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। चने की फसल में फली छेदक कीट की रोकथाम हेतु मेलाथियान 2% या क्यूनॉल्फास 1.5% चूर्ण 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकें। मेथी की फसल में छाछिया रोग के प्रकोप की संभावना है। इस रोग में पौधों की पत्तियों एवं टहनियों पर सफेद चूर्ण दिखाई देता है। रोग का प्रकोप दिखाई देने पर 25 किलोग्राम गंधक चूर्ण प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें। किसानों को सलाह है कि सरसों की फसल में चेपा कीट की निरंतर निगरानी करते रहें। कीट का फसल पर प्रकोप होने पर डाइमेथोएट 30 EC 1 मिलीलीटर या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL 1 मिलीलीटर का प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान को सलाह दी जाती है कि गेहूं की फसल को पीली रोली रोग से बचाव के लिए टेबुकोनाजोल 25 WG 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि पशुओं को खुरपका मुंहपका बीमारी से बचाव का टीका लगवाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं के समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम झमरा जिला कोटा के कृषक बलदेव शर्मा ने। आप तिलापिया मछली के पालन के बारे में जानकारी चाहते हैं तो बलदेव शर्मा जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश।
बंधुओं, आज हम आप लोगों को तिलापिया मछली पालन के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तिलापिया मछली पालन आप क्यों करेंगे? सबसे पहले तो ये बात है कि तिलापिया मछली बहुत ही उपयुक्त और उम्मीदवार मछलियों में से एक प्रजाति है, जो कि सिर्फ भारत में नहीं पूरे के पूरे विश्व में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा विकास कम समय में और इसकी रोग प्रतिरोध क्षमता, ये दोनों कारण के लिए ये सबसे ज़्यादा प्रजाति माना जा रहा है। भारत में तिलापिया मछली का व्यावसायिक पालन सीमित है। तिलापिया मछली के पालन के लिए एशियाई देशों के मौसम और पर्यावरण की स्थितियां अनुकूल हैं। 1959 में फिशरीज रिसर्च कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा इस मछली के पालन पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन वर्तमान में कुछ राज्यों की स्थितियों के कारण इसके पालन पर से रोक हटा दी गई है। इसकी तेजी से वृद्धि करने की विशेषता के कारण मछली पालकों और ग्राहकों में इसकी उच्च मांग है। ये प्रकृति में सर्वाहारी है। ये फाइटोप्लैंक्टन, जलीय पौधे और छोटे कमजोर जीवों को खाती है। तिलापिया मछली की फीड रूपांतरण दर 1.25 से 1.5% होती है। इसे 5 से 6 महीनों के बाद निकाला जा सकता है। यदि इसकी अच्छी तरह से देखरेख की गई तो बाहर निकालने के समय इसका भार 500 से 600 ग्राम होता है। इस तरह की मछली को हम बोलते हैं गिफ्ट तिलापिया। गिफ्ट यानी जेनेटिकली इम्प्रूव्ड फार्म्ड तिलापिया, जो आनुवंशिक रूप से विकसित है। इस तरह की मछली को अगर आप अपने तालाब में डालते तो आपका तालाब का हाइट लगभग 1.5 से 4 फीट का होना चाहिए, और मोस्टली ये निचली स्थल में ही रहना पसंद करते हैं। और आप जो चारों तरफ से ये जो तालाब है उसमें आप फेंसिंग कर दीजिए, ताकि सांप या मेंढक से आप बच पाए। ये मछली उथले जल में रहना पसंद करती है। इसका पालन किसान धान के खेत में भी कर सकते हैं। इसका पालन अन्य देसी मछलियों के साथ किया जा सकता है। इसमें तीव्र प्रजनन क्षमता होती है। 5-6 माह में ही लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाती है। मादा की प्रजनन क्षमता उसके शरीर के भार के अनुरूप होती है। 100 ग्राम वाली तिलापिया करीब 100 अंडे देती है। मछली में बीचों बीच एक ही कांटा होता है। इसमें प्राकृतिक भोजन खाने की क्षमता होती है। और साथ ही आप जब इस तालाब में मछली डालते हैं तो ध्यान रखें कि इसमें डायरेक्ट सूर्य किरण हो, और तापमात्रा सबसे अच्छा होता है अगर 16 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर रहता है। फिर भी क्योंकि ये हार्डी स्पीशीज कहलाते हैं तो ये 10 से 40 टेम्परेचर में भी अच्छे से सरवाइव कर सकता है। तिलापिया मछली पालन के लिए भी सामान्य मछली पालन की भांति ही तालाबों की तैयारी की जाती है। इसके बीज तालाब में डालने से पहले तालाब में गोबर, उर्वरक और अन्य खाद्य अवयवों को डाला जाता है, ताकि तालाब में मछलियों के आहार के लिए प्राकृतिक भोजन और पानी की गुणवत्ता बन जाए। इसके बाद ही मछली के बीजों को तालाब में डालना चाहिए। अब इस तरह की मछली को हम लोग 2 अलग अलग तरीके में बांट सकते हैं, जैसे कि नर्सरी और स्टॉकिंग में। नर्सरी तालाब में जब हम गिफ्ट तिलापिया मतलब जो गिफ्ट ब्रूट स्टॉक से जब आप मछली लाते हैं तो उस समय हम क्या करेंगे, उस समय हम लगभग 1 लाख से 2 लाख मछली पर एकड़ जमीन में रखेंगे। पर स्टॉकिंग करने से पहले ये ध्यान रखिए कि आप मैन्यूरिंग सही से करें। मतलब पर एकड़ में आपको लगभग 600 kg गोबर, 100 किलो चूना, 2 किलो MOP, 6 किलो लगभग आपका ट्रिपल सुपर फॉस्फेट और 15 किलो यूरिया आप डालिएगा, ताकि आपका जो उर्वरक है पानी का वो अच्छे से अच्छा हो जाए। उसके बाद जब प्लबक का जन्म हो तो आप स्टॉकिंग कर लीजिए 7 से 8 दिन के बाद। स्टॉकिंग करने के बाद आप जब देखेंगे 2 महीने में वो 30 ग्राम तक पहुंच जाता है। तो इस समय आप नर्सरी से स्टॉकिंग तालाब में आप उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, और उसका मिट्टी और पानी की गुणवत्ता भी जांच करना पड़ेगा। और जैसे ही आप पहले से हम बोले हैं कि जो भी मांसाहारी मछली है और जितना भी खरपतवार है उसको आप साफ रखिए, ताकि इस मछली को खराब ना हो। तिलापिया मछली प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती है और इसमें फैट बहुत कम होता है। रेड मीट और फ्राइड मीट के मुकाबले पोषण के मामले में इस मछली को अच्छा माना जाता है, और ये हेल्दी भी होती हैं। तिलापिया में फैट भी कम होता है। इसके अलावा तिलापिया में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जैसे फैटी एसिड होते हैं, जो कि हमारे हृदय, आँखों और जोड़ों की मजबूती के लिए बहुत ही लाभदायक माने जाते हैं। तिलापिया मछली पालन करने से पहले अपने नजदीकी कृषि विभाग या मत्स्य विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें।
सिर्फ यही ध्यान रखिए कि ये जो मछली है तो ये मछली बहुत ही जल्दी प्रजनन कर लेती है और प्रजनन करने के लिए कभी कभी ये दूसरे जलाशय को भी प्रभावित कर सकता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा। आइदर आप मोनोसेक्स तिलापिया मतलब जो तिलापिया नर मछली में परिणत होते हैं, और क्योंकि नर मछली का जो विकास है और वो ज़्यादा अच्छा है और उसका कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है मादा मछली के तुलना में, तो व्यवसाय के रूप में नर मछली को हम चयनित करते हैं। तो इस हिसाब से मोनोसेक्स तिलापिया को आप डाल सकते हैं हार्मोन के साथ। बाद में लगभग 7 से 8 महीने के बाद फिर प्रजनन करना शुरू हो जाएगा। तो आपका जो साइकिल है पूरे मछली पालन का वो 5 से 6 महीना तक ही करना है। तो इसका मतलब है साल भर आप 2 ही साइकिल इसका कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।